जरा सोचिए, मुंबई की एक सामान्य शाम। स्टेशन भरे हुए हैं, होटल रोशनी से जगमगा रहे हैं, लोग अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन अरब सागर की काली लहरों के बीच एक नाव शहर की ओर बढ़ रही है। उस नाव में बैठे लोग मछुआरे नहीं थे, वे एक ऐसे मिशन पर निकले थे जिसकी योजना महीनों पहले बनाई गई थी। अगले कुछ घंटों में उनका नाम दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी घटनाओं में दर्ज होने वाला था। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में एक गुप्त प्रशिक्षण शिविर में 10 युवकों को चुना गया था। उन्हें हथियार चलाना, समुद्री रास्तों से घुसपैठ करना और लंबे समय तक लड़ाई जारी रखना सिखाया गया। इन्हीं युवकों में 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण थे, अजमाल कसाब और अबू इस्माइल। दोनों को मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी और जल्द ही पूरा देश इनके नाम जानने वाला था। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद उन्हें एक ही बात बार-बार समझाई गई, मिशन पूरा होने तक वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह हमला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि आत्मघाती मिशन था। 26 नवंबर 2008 की सुबह ये 10 हमलावर कराची के पास से समुद्र में निकले। उनके बैग हथियारों, गोला बारूद और संचार उपकरणों से भरे हुए थे, लेकिन दुनिया को अभी तक इसकी भनक भी नहीं थी। समुद्र के बीच पहुंचने के बाद उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को रोका। नाव पर मौजूद लोगों को बंधक बना लिया गया। यह वह पल था जब मिशन ने अपना खतरनाक रूप लेना शुरू किया। उस नाव का नाम था कुबेर। आने वाले घंटों में यही नाव हमलावरों को मुंबई के करीब पहुंचाने वाली थी, लेकिन इसके चालक दल के लिए यह यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। इस बीच मुंबई में सब कुछ सामान्य था। लोग काम से लौट रहे थे, ट्रेनें यात्रियों से भरी थीं और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या आने वाला है। ताज होटल रोशनी से चमक रहा था, अंदर मेहमान डिनर कर रहे थे, विदेश से आए पर्यटक तस्वीरें ले रहे थे। कुछ घंटों बाद यही इमारत दुनिया भर की खबरों का केंद्र बनने वाली थी। समुद्र में यात्रा जारी थी, हमलावर लगातार अपने संचालकों के संपर्क में थे, हर कदम की जानकारी दी जा रही थी। मिशन अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। शाम ढलते ढलते मुंबई का तट दिखाई देने लगा। हमलावरों ने अपने हथियार तैयार किए और अंतिम निर्देश सुने। उनके सामने भारत का सबसे बड़ा शहर था और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। कुछ देर बाद हमलावर अलग अलग समूहों में बंट गए। हर टीम का लक्ष्य अलग था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, मुंबई में अधिकतम तबाही फैलाना। अजमाल कसाब और अबू इस्माइल को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST रेलवे स्टेशन भेजा गया। हर दिन लाखों लोगों से भरा यह स्टेशन जल्द ही पूरे हमले का सबसे भयावह दृश्य बनने वाला था। दूसरी टीमें ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस की ओर बढ़ने वाली थी। मुंबई के कई हिस्सों में एक साथ हमला करना उनकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। रात करीब 8:30 बजे हमलावरों ने मुंबई के तट के पास अपनी अंतिम तैयारी पूरी की। शहर की रोशनी अब बिल्कुल सामने थी और इतिहास बदलने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। मुंबई के बदवार पार्क इलाके में उतरने के बाद वे तेजी से अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। अब वे समुद्र से आए घुसपैठिए नहीं थे, अब वे शहर के भीतर मौजूद हमलावर थे। कुछ टैक्सी में बैठे, कुछ पैदल आगे बढ़े। उनके रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। अगले कुछ घंटों में पूरा देश टीवी स्क्रीन पर उनकी वजह से होने वाली तबाही देखने वाला था। CST स्टेशन पर हजारों यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कुछ घर लौट रहे थे, कुछ पहली बार मुंबई आए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यहाँ अफरा तफरी मचने वाली है। और फिर रात 9:20 पर मुंबई की शांति टूट गई। गोलियों की पहली आवाज गूंजी। अगले 60 घंटे भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और साहसिक अध्यायों में बदलने वाले थे। अगर आपको ऐसे छुपे हुए इतिहास के राज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। CST स्टेशन के मुख्य हॉल में रोज की तरह भीड़ उमड़ रही थी। तभी अजमाल कसाब और अबू इस्माइल अपने बैग लेकर अंदर दाखिल हुए। बाहर से वे सामान्य यात्रियों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। कुछ सेकंड के लिए दोनों ने स्टेशन के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने सैकड़ों लोग थे, परिवार, बच्चे, मजदूर और यात्री। फिर उन्होंने अपने बैग नीचे रखे और हथियार निकाले।
अचानक स्टेशन गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल चीखों, भगदड़ और डर से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगे। कई लोग प्लेटफॉर्म की ओर दौड़े, जबकि कुछ बेंचों और खंभों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच अजमाल, कसाब और अबू इस्माइल लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने आने वाला लगभग हर व्यक्ति खतरे में था। कुछ ही मिनटों में स्टेशन का सामान्य माहौल एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। मुंबई पुलिस के नियंत्रण कक्ष में एक के बाद एक फोन आने लगे। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि यह कोई स्थानीय घटना हो सकती है, लेकिन जल्द ही तस्वीर कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगी। CST से आने वाली खबरें लगातार खराब होती जा रही थीं। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्सों से भी आपातकालीन कॉल आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कई जगहों पर एक साथ हमला हुआ हो। उसी समय दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध लियोपोल्ड कैफे में भी हमला शुरू हो गया। कुछ मिनट पहले तक जहां लोग खाना खा रहे थे, वहां अचानक अफरा तफरी और डर का माहौल फैल गया। इसके कुछ ही समय बाद हमलावरों की दूसरी टीमें ताज होटल और ओबेरॉय होटल के अंदर पहुंच चुकी थीं। अब यह साफ हो गया था कि मुंबई एक बड़े और संगठित हमले का सामना कर रही है। मुंबई पुलिस को अब समझ आने लगा था कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है। शहर के कई महत्वपूर्ण स्थान एक साथ निशाने पर थे, लेकिन हमलावर कितने हैं यह अभी भी स्पष्ट नहीं था। जैसे जैसे जानकारी सामने आने लगी, वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थलों की ओर रवाना होने लगे। उनमें से एक थे हेमंत कारकारे, जो आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS के प्रमुख थे। हेमंत कारकारे को शुरुआत में पूरी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें इतना समझ आ चुका था कि मुंबई पर हमला हुआ है और स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर जा रही है। कुछ ही देर में अशोक कामते और विजय सलस्कार भी इस अभियान में शामिल हो गए। तीनों अनुभवी अधिकारी अब उन हमलावरों को रोकने के लिए शहर की सड़कों पर निकल चुके थे। इस बीच अजमाल, कसाब और अबू इस्माइल CST छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। उनका लक्ष्य अब पुलिस से बचते हुए अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना था। मुंबई की रात और भी खतरनाक होती जा रही थी। टीवी चैनलों ने लगातार प्रसारण शुरू कर दिया था। पूरे देश के लोग अपने घरों में बैठकर मुंबई से आने वाली भयावह खबरें देख रहे थे, लेकिन असली संकट अभी शुरू ही हुआ था। ताज होटल के अंदर कई मेहमान अब भी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। कुछ लोग कमरों में थे, कुछ रेस्टोरेंट में, लेकिन खतरा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों बाद होटल के भीतर गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जो लोग कुछ देर पहले आराम कर रहे थे, वे अब सुरक्षित जगह खोजने लगे। मुंबई पुलिस अलग अलग स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमलों की संख्या और उनके फैलाव ने हालात को बेहद जटिल बना दिया था। हर मिनट नई जानकारी सामने आ रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुंबई अब सिर्फ एक शहर नहीं रही थी, यह एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। और इसी अराजकता के बीच हेमंत कारकारे, अशोक कामते और विजय सलस्कार एक ऐसी मुठभेड़ की ओर बढ़ रहे थे जो आने वाले वर्षों तक भारत के इतिहास में याद रखी जाएगी। इस बीच ATS चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामते और वरिष्ठ अधिकारी विजय सालस्कर लगातार नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमलावरों की सही स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी। रिपोर्टों से पता चल रहा था कि अजमल, कसाब और अबू इस्माइल CST से निकल चुके हैं। अब वे दक्षिण मुंबई की सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में लोगों पर हमला कर रहे थे। मुंबई पुलिस को सूचना मिली कि दोनों हमलावर कामा अस्पताल के आसपास देखे गए हैं। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी बढ़ रहे थे। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर एक पुलिस वाहन में सवार होकर तेजी से उस इलाके की ओर बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि वे हमलावरों को रोक सकेंगे और स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन अंधेरे में दोनों पक्ष एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच चुके थे। कुछ ही क्षणों में ऐसा सामना होने वाला था जो पूरी रात की दिशा बदल देगा। रंग भवन लेन के पास अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस वाहन पर हमला हुआ और कुछ ही पलों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने का बहुत कम समय मिला।
इस मुठभेड़ में एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत ने उस रात अपने 3 सबसे बहादुर अधिकारियों को खो दिया। हमले की गंभीरता अब पूरे देश को समझ आने लगी थी। यह कोई साधारण आतंकी घटना नहीं थी। मुंबई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही थी। इस बीच अजमल कसाब और अबू इस्माइल एक पुलिस वाहन पर कब्जा करके आगे बढ़ रहे थे। वे शहर के भीतर तेजी से अपनी स्थिति बदलते जा रहे थे, लेकिन अब मुंबई पुलिस भी पूरी ताकत से उनकी तलाश में जुट चुकी थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में नाकेबंदी शुरू हो गई और हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही थी। आधी रात के बाद दोनों हमलावर गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना उन पुलिसकर्मियों से होने वाला है जो इतिहास बना देंगे। गिरगांव चौपाटी पर पुलिस ने एक अस्थायी नाकेबंदी बना रखी थी। अधिकारियों को सूचना थी कि हमलावर इस रास्ते से गुजर सकते हैं। सभी सतर्क थे और इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनट बाद संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वाहन करीब पहुंचा, अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। संक्षिप्त लेकिन बेहद खतरनाक मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। इसी दौरान अबू इस्माइल घायल हुआ और उसकी आगे बढ़ने की कोशिश रुक गई, लेकिन अजमल कसाब अभी भी जीवित था। वह वाहन से बाहर निकला और बच निकलने की कोशिश करने लगा। यहीं पर एक पुलिसकर्मी ने असाधारण साहस दिखाया। उस पुलिसकर्मी का नाम था तुकाराम ओम्बले। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे अजमल कसाब का सामना किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। तुकाराम ओम्बले ने अजमल कसाब के हथियार को पकड़ लिया। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से पुलिस अजमल कसाब को जीवित पकड़ सकी। यह पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 10 हमलावरों में से पहली बार किसी को जीवित पकड़ा गया था, और वही व्यक्ति बाद में पूरे षड्यंत्र का सच बताएगा। अजमल कसाब की गिरफ्तारी ने जांच एजेंसियों को वह जानकारी दी जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकती थी। लेकिन मुंबई की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जब गिरगांव चौपाटी पर यह मुठभेड़ खत्म हुई, उसी समय ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में दर्जनों लोग अब भी फंसे हुए थे। असली घेराबंदी अभी जारी थी। गिरगांव चौपाटी पर अजमल कसाब की गिरफ्तारी के बावजूद मुंबई अभी भी सुरक्षित नहीं थी। ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस के अंदर दर्जनों हमलावर और सैकड़ों लोग अब भी फंसे हुए थे। ताज होटल के अंदर कई मेहमान अपने कमरों में छिपे हुए थे। कुछ लोग मोबाइल फोन से अपने परिवारों को आखिरी बार संदेश भेज रहे थे, जबकि बाहर लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ होटल कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सुरक्षित रास्तों से बाहर निकालना शुरू किया। संकट की उस घड़ी में उनकी बहादुरी ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। दूसरी ओर ओबेरॉय होटल में भी लोग अलग अलग कमरों में फंसे हुए थे। सुरक्षा बल होटल के नक्शे समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अंदर की स्थिति लगातार बदल रही थी। नरीमन हाउस में भी कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। यह जगह अब सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक बनने वाली थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि स्थानीय पुलिस के लिए यह अभियान बेहद कठिन होने वाला है। केंद्र सरकार ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी को मुंबई भेजने का फैसला किया। दिल्ली से विशेष विमान तैयार किया गया। देश के सबसे प्रशिक्षित कमांडो तेजी से मुंबई के लिए रवाना हुए। पूरे देश की उम्मीदें अब उन्हीं पर टिकी थीं। इन्हीं कमांडो में एक अधिकारी थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनका नाम पूरे देश के लिए साहस की मिसाल बन जाएगा। मुंबई पहुंचते ही एनएसजी को अलग अलग टीमों में बांटा गया। हर टीम को एक अलग लक्ष्य दिया गया। सबसे कठिन अभियान ताज होटल और नरीमन हाउस में चलने वाला था। ताज होटल के अंदर अब भी कई मंजिलों पर आग लगी हुई थी। धुआं तेजी से फैल रहा था और अंदर मौजूद लोगों के लिए हर बीतता मिनट और खतरनाक होता जा रहा था। एनएसजी कमांडो धीरे धीरे होटल के अंदर बढ़ने लगे। हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हमलावर किस मंजिल पर छिपे हुए हैं। कमरों के दरवाजे एक एक करके खोले जा रहे थे। कई जगह डरे हुए लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, लेकिन कुछ मंजिलों पर अभी भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर नरीमन हाउस के आसपास भी सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा चुका था।
कमांडो पूरी इमारत का अध्ययन कर रहे थे ताकि बंधकों को कम से कम नुकसान पहुंचे। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि किसी भी छोटी गलती की कीमत निर्दोष लोगों की जान हो सकती थी। यही इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती थी। कुछ समय बाद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम का सामना होटल के अंदर छिपे हमलावरों से हुआ। इसके बाद शुरू हुई बेहद खतरनाक आमने सामने की लड़ाई। मुठभेड़ के दौरान एक घायल कमांडो को बचाने के लिए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़े। उनके लिए अपने साथी की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने साथियों को पीछे रहने का संकेत दिया और अकेले आगे बढ़ गए। सामने छिपे हमलावरों से उनका आमना सामना बेहद कम दूरी पर होने वाला था। इसी कार्रवाई के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन आखिरी पल तक उनका ध्यान अपने साथियों और बंधकों की सुरक्षा पर ही बना रहा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का बलिदान पूरे देश के लिए साहस और कर्तव्य का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व ने अनेक लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर एनएसजी की बाकी टीमें लगातार आगे बढ़ रही थीं। एक एक मंजिल को सुरक्षित किया जा रहा था और बंधकों को धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा था। लगभग 60 घंटे तक चले इस अभियान के बाद सुरक्षा बलों ने ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। मुंबई की सबसे लंबी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। जब अंतिम तलाशी पूरी हुई तब पूरे देश ने इस हमले की भयावहता को महसूस किया। सैकड़ों लोग घायल हुए और अनेक निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई। अजमल कसाब को जीवित पकड़े जाने की वजह से जांच एजेंसियों को पूरे षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ने में मदद मिली। पूछताछ के दौरान उसने प्रशिक्षण, योजना और सीमा पार मौजूद नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। जांच आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट हुआ कि इस हमले की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। समुद्री रास्ता, प्रशिक्षण और लक्ष्य, सब कुछ पहले से तय था। 26/11 के बाद भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए। यह हमला देश की सुरक्षा नीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज भी 26 नवंबर 2008 सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह उन निर्दोष लोगों, बहादुर पुलिसकर्मियों, एनएसजी कमांडो और होटल कर्मचारियों की याद दिलाती है जिन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा निशाना सिर्फ इमारतें नहीं होती, बल्कि आम लोगों की शांति, विश्वास और सुरक्षित जीवन होता है। आपके अनुसार 26/11 से भारत ने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची और शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वीडियो को लाइक करें और सोच वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी बड़ा सच सामने लाएगी।